तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। मुझे तेरे सिवा कोई और भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। सजदे में कोई मुझसे शर्मा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। हम दोस्तों पढ़ रहे थे आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी का बहुत ही शानदार नाटक है, जिसके 2 अंक हमने 2 क्लासेस के माध्यम से, 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ लिए हैं। आज हम अंक 3 पढ़ने वाले हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाम से प्लेलिस्ट है, वो भी बनी हुई है। जल्द ही इस वीडियो के बाद में इसकी प्रश्नोत्तरी है, वो आपको मिलने वाली है। तो जैसा कि हम है, थोड़ा सा पहले 2 अंकों की समरी है वो देख लेते हैं, जिससे कि हमारा सारा याद रहेगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन है 1958 में प्रकाशित हुआ। 1959 में इसको अवार्ड मिला। 1971 में मणि कौल ने इस पे फिल्म बनाई। इसमें मानव के एक कलाकार है और वो राज दरबार में जाकर के और उसके आसपास के व्यक्तियों को जो उससे प्रेम करता है, उनको क्या क्या खोना पड़ता है, ये इसमें दिखाया गया है। और कालिदास के चरित्र के माध्यम से आधुनिक मानव के मन का अंतर्द्वंद ही इसमें गहनता से उभर कर के सामने आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी नायिका है मल्लिका, नायक है कालिदास, विलोम है इसका प्रतिनायक हो जाएगा। इसके पात्र हैं दंतुल और अंबिका, जो कि मल्लिका की माता है। इसके बाद में मातुल है, जिसको कालिदास को जिसने क्या किया है, पालित किया है, पालन पोषण किया है। और रंगणी, संगणी, अनुस्वार, अनुनासिक, यहाँ तक हमने देखा था। तो चलिए, सबसे पहले मल्लिका है। आषाढ़ का दोस्तों दिन है और पहले ही दिन वर्षा हो गई है। मल्लिका जंगल से बाहर से घूम कर के आई है और वो अंबिका से आकर के बाहर के वातावरण की प्रशंसा करती है। लेकिन अंबिका है वो काम में लगी रहती है और उसे पता है कि ये ज़रूर कालिदास के साथ में कहीं घूम रही होगी। वो यथार्थवादी दृष्टि रखती है अंबिका, क्योंकि उसको बदनामी का थोड़ा सा क्या है, डर है कि भाई यदि कालिदास चाहता है तो उससे विवाह कर सकता है। तो वो उसको कहते थी कि भाई तुम वो उसको बताती है कि ये जो गुप्तचर आए हैं, ऐसे ही गुप्तचर पिछली बार भी आए थे जब महामारी फैली थी और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी। अब की बार पता नहीं कौन सा अनिष्ट होगा। इस प्रकार की उनमें बातें हो रही होती हैं। तब मल्लिका है वो कहती है कि भाई मैंने कालिदास से भावना में भावना का वर्ण किया है और मेरी जो भावना है वो पवित्रतम है, कोमल है, अनुस्वर है। इस प्रकार की बातें कह रही। तभी कालिदास है एक आहत, बाण से आहत मृग शावक को लेकर के आता है और वो उसको पुचकारता है, थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता है। मल्लिका उसके लिए दूध वगैरह रख देती है और जब कालिदास उसको भीतर किस पर, आस्तरण पर यानी बिस्तर पर सुलाने कहता है, तो अंबिका मना कर देती है। तभी प्रवेश होता है किसका, दंतुल का, जिसने कि उस हिरण के बाण मारा था। वो कहता है कि ये मेरे बाण से मरा है, इसलिए मेरा है, इसको लौटा दो। लेकिन कालिदास मल्लिका नहीं लौटाते हैं। कालिदास वहाँ से हिरण को लेकर के निकल जाता है। मल्लिका दंतुल को रोक लेती है कि कालिदास के लिए ये प्रश्न किसका है, संवेदना का है। तुम्हारे लिए प्रश्न भले ही अधिकार का हो सकता है, लेकिन निशस्त्र होते हुए भी कालिदास तुम्हारे शस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे। जब दंतुल को ये पता चलता है कि ये जो शावक को लेकर गया था ये कालिदास है, और वही कालिदास, वो पूछता है कि यह वही कालिदास है जो ऋतु संहार की जिसने रचना की है, कि हाँ ये वही कालिदास है। कि तुम इस कालिदास को कैसे जानते हो, कि हमारी उज्जैनी में तो इस कालिदास को सब जानते हैं, राज दरबार में सारे प्रत्येक व्यक्ति जानता है, और हमारे सम्राट ने इनका ऋतु संहार है वो पढ़ा है, और हम इसीलिए आए हैं क्योंकि जो उज्जैनी का दरबार है वो कालिदास का क्या करना चाहता है, सम्मान करना चाहता है। इस प्रकार की बातें हैं वो कह रही है। तभी वो अपनी माता को समझाती है कि देख लो माता, अब तो वो क्या है, सम्मानित भी करने, तुम हमेशा क्या है कालिदास के बारे में बुरा भला सोचती हो। तो इस प्रकार की बातें हैं वो हो रही होती हैं। तभी क्या है, हमारा कौन का प्रवेश होता है, मातुल का प्रवेश है वो होता है। मातुल कहता है कि भाई ये जो कालिदास है, आज से मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, इसको तुम समझा लो, क्योंकि ये तो क्या है, मना कर रहा है सम्मान लेने से।
ये कहता है कि मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने वाला दास नहीं हूँ। वहाँ से मातुल है वो चला जाता है। निक्षेप आता है, वो कहता है कि मैंने निक्षेप मातुल के पीछे आता है कि आचार्य आपके साथ में क्या है, वातावरण को देखना चाहते हैं, इस जन्मभूमि को देखना चाहते हैं जिसने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। निक्षेप को भला बुरा कहते हुए वो चला जाता है। निक्षेप कहता है कि मैंने कालिदास को जगदम्बा के मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है, और मल्लिका और वो निक्षेप हैं उसको मनाने के लिए अंबिका के मना करने के बावजूद भी चले जाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि अंबिका के बाद में कौन आता है, विलोम है वो आता है, और विलोम को भी पता चल जाता है कि भाई कालिदास का सम्मान है वो होने वाला है। अंबिका उसको मना करती है, लेकिन विलोम कहता है कि भाई कालिदास यहाँ से सम्मान के लिए उज्जैनी चला जाएगा, लेकिन सारा जग जानता है कि भाई उनका क्या है, प्रेम प्रसंग है या जो भी कुछ है उनका याराना है। यदि मल्लिका की तुम शादी कर देनी चाहिए, तुम इस संबंध में क्या सोचती हो। तभी मल्लिका और कालिदास हैं वो आ जाते हैं, उनके बीच में भी थोड़ी बहुत बहस होती है और विलोम है वो चला जाता है। इसके बाद में कालिदास और मल्लिका की बातचीत होती है। कालिदास कहता है कि मेरा इस भूमि को छोड़ करके जाने का मन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपनी पर्वत प्रदेश हैं और हरण शावक हैं, पशु हैं, पशुपाल हैं, ये मेरी जन्मभूमि है, इससे मेरा मोह है। यदि मैं यहाँ से जाऊँगा तो वहाँ पर मेरा इस भूमि से मोह उखड़ जाएगा और शायद मेरी सृजन शक्ति है वो भी चली जाए, और फिर तुम्हारा भी संग है वो छूट जाएगा। लेकिन मल्लिका उसको समझाती है कि मैं तुम्हें दुख में नहीं बल्कि सुख में भेज रही हूँ, और हर भूमि क्या होती है, उपजाऊ होती है, वहाँ भी तुम्हारी प्रतिभा है वो सृजन शक्ति खोज लेगी, तो तुम डरो मत। इस प्रकार की बात कहकर के कालिदास चला जाता है। दूसरे अंक में हम दोस्तों देखते हैं कि निक्षेप है वो मल्लिका के पास उसका स्वास्थ्य का हालचाल लेता है। इसके बाद में रंगणी और संगणी हैं, दोनों सखियाँ आती हैं। वो कहती हैं, निक्षेप कहता है कि भाई हमें ऐसा नहीं पता था कि कालिदास वहाँ के होकर के रह जाएंगे। मेरा मन कभी कभी करता है कि मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं, लेकिन मल्लिका कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी उनके जीवन में बाधा बनती, मैंने तुम्हारे कहने से कालिदास को वहाँ पर भिजवा दिया तो बहुत अच्छा ही किया। इसके बाद में रंगड़ी संगड़ी है वो आती हैं। वो कहती हैं कि हम कालिदास के जीवन का क्या करना, पृष्ठभूमि का अध्ययन करना चाहती हैं, तुम्हारे स्थानीय शब्दों को जानना चाहती हैं, तुम्हारी वनस्पतियों के नाम क्या क्या हैं, इस प्रकार की बातें हैं वो करती हैं और वो चली जाती हैं। इसके बाद में अनुस्वार और अनुनासिक हैं, दोनों जो नगर से आए हैं। किसके साथ में, प्रियंगु मंजरी है जिससे कालिदास का विवाह हो जाता है, और वो कालिदास को मातृगुप्त नाम से कश्मीर का राज्यभार दे दिया जाता है। तो ये सारे लोग कश्मीर के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रियंगु मंजरी के कहने पर ये यहाँ से निकल के जा रहे हैं। अनुस्वार अनुनासिक कहते हैं कि भाई हमारा देवी मातृगुप्त के क्या है अनुसार है, हमारा परिणाम स्वीकार करें। तो वो कहती है मातृगुप्त कौन, कि जिसने क्या की है, ऋतु संहार की, कुमार संभव की, मेघदूत की, रघुवंश जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की है, कि वो तो कालिदास हैं, कि अब उनका नाम क्या हो गया है, मातृगुप्त हो गया है। दोनों सामान्य व्यवस्थाओं को थोड़ा सा क्या है कि ये इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी प्रियंगु मंजरी आने वाली है और उसके लिए कमरे का जो सामान है जो बिखरा पड़ा है, बहुत दुर्दशा हो रही है मल्लिका के कमरे की, तो वो थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाए, इसलिए ये दोनों आते हैं। इसके बाद में मातुल है वो लेकर के प्रियंगु मंजरी को आ जाता है, और प्रियंगु मंजरी से कहता है कि ये हमारे प्रदेश की सबसे भोली विनीत लड़की है। प्रियंगु मंजरी कहती है कि भाई जब कालिदास, मल्लिका से कहती है कि जब कालिदास मेघदूत की रचना कर रहे थे तब इस स्थान को बहुत याद करते थे, तुम्हारे बारे में भी वो बहुत सारी बातें करते हैं, तुम काफ़ी समय से उनके साथ रही हो, और मुझे आजकल तुमसे ईर्ष्या हो रही है कि ये जो वातावरण इतना खूबसूरत है, ये जो प्रदेश है उसको तुम नित्य देखती हो, कश्मीर में मुझे देखने को कहाँ मिलेगा। लेकिन राजनीति है, उसकी भी अपनी समस्याएं हैं, उसमें इतना अवकाश कहाँ, राजनीति में तो एक एक क्षण का महत्व होता है, साहित्य और राजनीति एक नहीं हो सकते। और वो कहती है कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण है वो अपने साथ में ले जाना चाहती हूँ, कुछ हरिणसावर ले जाऊंगी, कुछ यहाँ के अनाथ बच्चों को वहाँ पर ले जा करके शिक्षा दूंगी, यहाँ के कुछ घरों को उसी प्रकार से बनाऊंगी। मातुल है और उसका परिवार है वो भी हमारे साथ जा रहा है, तुम भी चल सकती हो। अनुस्वार अनुनासिक दोनों अधिकारियों में से किसी के साथ में तुम्हारी शादी हो सकती है। लेकिन मल्लिका मना कर देती है, तो वो कहती है मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ, तुम्हारे इस भवन के स्थान पर मैं तुम्हारे लिए क्या है नए भवन का निर्माण करवा देती हूँ। लेकिन वो फिर भी मना कर देती है, कोई भी क्या नहीं लेती है,
अनुग्रह उसका नहीं लेती है। इसके बाद में थोड़ी बहुत अंबिका से भी बातचीत होती है। अंबिका भी क्या है, उस चीज़ का भनक दे देती है। उसके बाद में विलोम का आगमन होता है। विलोम कहता है कि भाई उसको भी क्या है, थोड़ी बहुत पदचाप है वो घोड़ों की सुनाई देती है, लेकिन मल्लिका है उससे चले जाने की कह देती है। ठीक है। और जैसे जैसे पदचाप है वो आती है दोबारा से, कालिदास यानी जो गया था वो लौट कर के आ रहा है, पदचाप सुनाई देती है, मल्लिका उसको दूर जाने की कहती है। लेकिन जैसे ही पदचाप दूर चली जाती है, घोड़ों की टाप की आवाज़ है, तो विलोम है वो भी चला जाता है। तब मल्लिका को क्या होता है, गहरा अवसाद होता है कि शायद मुझे आशा थी कि कालिदास इस बार आया है तो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। उसको मन में आशा थी, लेकिन अब उसकी जो आशा है, धैर्य है, वो जवाब दे देता है। तो वो अपनी माँ से भी क्या है, माँ उसको थोड़ा सा क्या है, सहारा देती है। माँ की छाती से लिपट करके वो रोती है। और यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या है, हमारा ये अंक है वो समाप्त हो जाता है। अब हम तीसरे अंक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, कुछ और वर्षों के बाद, तो देखिए पहले अंक में भी कालिदास है वो मल्लिका को छोड़ करके चला जाता है। दूसरे अंक में भी आता है लेकिन बगल से गुजर जाता है, मल्लिका के पास आने की हिम्मत या उसे नहीं पड़ती है। और फिर कुछ वर्षों के बाद कालिदास है अब अपनी पत्नी, जिसका नाम प्रियंगु मंजरी है, अनुस्वार अनुनासिक वगैरह है, रंगड़ी संगड़ी, इनके साथ में मातुल और उसके परिवार के साथ में कहाँ चला जाता है, कश्मीर चला जाता है। और कश्मीर के कुछ और वर्षों बाद जब उसका शासन से या उसका राज सत्ता से जो भी है, अपने शासन संचालन से जब उसका मन भंग हो जाता है उस वातावरण में रहते हुए, तो फिर वो उसी प्रदेश की तरफ भागना चाहता है जिसमें वो पहले था। लेकिन अब उसको सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, तो जिस आषाढ़ के एक दिन से शुरुआत हो रही थी, उसी दोस्तों बरसात के आषाढ़ के महीने से और मेघों से क्या होगी, इसकी समाप्ति होगी। पर्दा उठने पर ही वही प्रकोष्ठ, एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाग छाल नहीं है। दीवारों पर से स्वस्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल दो एक बर्तन हैं। देखिए, जब प्रियंगु मंजरी मल्लिका से बातचीत करती तब अंबिका कहती है कि पहले तो मैं क्या है स्वस्थ थी, तो मैं इसकी क्या है साज सजावट करती रहती थी, लेकिन अब ये लड़की है क्या है, तो ये नहीं करती है। जिन पर स्याही चढ़ी है, एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं, प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में वैशाखी के सहारे चलता हुआ आता है। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है, नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। मातुल मल्लिका मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। कौन है? मातुल, मैं हूं मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। सिर और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर से आती है। उसके वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है और आंखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है, वहां अब तल्प के स्थान पर एक टूटा पालना रखा है। यानी कि जो अब मल्लिका है उसकी शादी किससे हो गई है, विलोम से हो गई है। शादी क्या कहें, अब वो वैसे ही जीवन जीने को मजबूर है, वेश्या टाइप जीवन हो, उसकी एक पुत्री वगैरह भी है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर लेती है। मल्लिका, आर्य मातुल आप इस वर्षा में? मातुल, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा जो हो मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब यह स्थिति है कि वैशाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है, और पैर आगे रखता हूँ तो वैशाखी पीछे को फिसल जाती है। यह जानता, यहाँ से देखिए कथन आ सकता है मातुल का, कि राज प्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी गांव छोड़ करके वहां ना जाता। तो देखिए, इस कथन के माध्यम से उसी सत्य का पता चल रहा है जिससे उब कर के कालिदास है वो वापस यहाँ पर आएगा। भाई मातुल है वो थोड़ा सा चाटुकार था और अच्छे धन वैभव या फिर मतलब अच्छे सम्मान के लिए ललायत रहता था,
और वो कालिदास के साथ में कहाँ चला जाता है, कश्मीर चला जाता है। लेकिन किसी युद्ध वगैरह में वो भी क्या करता है, अपने पैर वगैरह को तोड़वा या कटवा लेता है। ठीक है, अब वो क्या हो गया है, लंगड़ा हो गया है, पैर से अपाहिज हो गया है। तो अब उसको अफसोस होता है कि यहाँ पर क्या था, सुख शांति थी, थोड़ा कम था लेकिन क्या थी, सुख शांति थी। अब वो मल्लिका ही उसके लिए क्या है, आश्रय बन गई है। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इस चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। तो उसी इसी अंतर्द्वंद को दिखाया गया है दोस्तों, कि जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है तब वो सब कुछ के लिए भागता है, और जब सब कुछ होता है तब वो सोचता है कि यार पहले का जीवन कितना अच्छा था। आदमी दाल रोटी से चलता है और वो किसकी तरफ भागता है, शाही पनीर मटर पनीर की तरफ है, काजू करी की तरफ भागता है। और जब उनसे उब जाता है तो वही आदमी, जब पैसे वाला अमीर इतना, तो वही जाकर किसी ढाबे पर केवल दाल रोटी खा करके अपना जीवन गुजारा करता है। ठीक है, हम गोदान में पढ़ रहे थे ना कि राय साहब के लिए तो क्या था, केवल दाल फुल्के ही उनके लिए क्या थी, रोज बनता था। तो इस प्रकार के कि मानव के मन में ये हमेशा से ये अंतर्द्वंद रहा है, तो इसी अंतर्द्वंद को उघाड़ना ही, उकेरना इस नाटक का क्या रहा है, लक्ष्य रहा है। मैं तो अब घर के रहते बेघर हो रहा हूँ, ना बाहर रहते बनता है ना अंदर। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रासाद का स्मरण हो आता है, जहाँ रहकर एक पांव तोड़ आया हूँ। तो पहले कालिदास है वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने तुच्छ जीवन को, क्षुद्र जीवन को छोड़ कर के जाता है। और फिर ऐसा जाता है कि वो अपने राजसी ठाटबाट है, अपने जीवन में ही क्या हो जाता है, मग्न हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि अब वो ऊब जाता है और फिर वो वापस उसी जीवन में आना चाहता है, लेकिन ये कभी दोस्तों संभव नहीं है। मल्लिका, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है। मातुल, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में नहीं। अब देखिए, आदमी जब उस स्थिति में होता है तब इसके दोष गिनाता है, इसमें होता है तब उसके दोष गिनाता है। कहता है कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता था, वो मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने हाथ से अपनी ओर संकेत करता है। बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा। मातुल ना देवी देवी है, ना देवता, ना पंडित है, ना राजा, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे। परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उसरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। और मैं बार बार अपने को छू कर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि ना कोई झुककर मेरी वंदना करता है, ना ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। तो एक बार क्या है, आदमी सम्मान के लिए भागता है, किसी दूसरे का बहुत तगड़ा सम्मान हो रहा है, बहुत तगड़े उसको क्या हो रहे हैं, पुरस्कार मिले। लेकिन जब वो उस लाइफ में जाता है तो उसके अपने कष्ट भी हैं, वो भी झेलने पड़ते हैं। तब वो रोज़ रोज़ की ज़िंदगी से, उन पुरस्कारों से, उन सम्मानों से वो ऊब जाता है और फिर उसी अपनी शांति की ज़िंदगी में लौटना चाहता है। अब जैसे हमें मान लीजिए क्या करते हैं, कश्मीर वगैरह के लिए कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, पहाड़ हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम राजस्थान वगैरह प्रदेश में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले। तो कश्मीर का वातावरण है कि भाई कश्मीर में हनीमून बना के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, न्यू ईयर के लिए जा रहे हैं, वैलेंटाइन डे पे जा रहे हैं, 31st पे जा रहे हैं। लेकिन कश्मीर वालों को आप पूछ करके देखिए कि वो वहाँ के खुशनुमा, वो इतना ज़्यादा उन्हें लगता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि कहीं हम और चले जाएं, क्योंकि उन्हें तो क्या है, सर्दियों में विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खाने पीने की सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। मल्लिका, वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? मल्लिका पूछती है। मातुल चूल्हे की ओर देखता है, फिर चारों ओर दृष्टि डालता है। मातुल, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के ना रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। तो देखिए, अंबिका है वो मर चुकी है, ये हमें तीसरे अंक में पता चलता है।
यह ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थीं जो तुमने लौटा दी। तो मल्लिका देखिए कितनी भी गरीब स्थिति में रहने को तैयार है, लेकिन कुछ भी स्वीकार नहीं करती है। तो यहाँ पर उसका एक चरित्र की स्वाभिमानी विशेषता है वो निकल के सामने आती है कि भाई सबसे पहले तो प्रियंगु मंजरी उसके लिए खूब नया मकान बनवाने के आदेश देती है, लेकिन वो मना कर देती है। ठीक है, और कुछ करने कहती है, मना कर देती है। उसके बाद में वो भिजवाती भी है, जो भी वो लौटा देती है। मल्लिका मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मैले वस्त्रों के पास जाकर उनके नीचे से भोजपत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है और उसकी धूल झाड़ने लगती है। मातुल और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा था। मल्लिका मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल के पास आसन पर रख देती है। आग जला दूं? मातुल नहीं, वर्षा थम रही है। वैशाखी लिए हुए झरोखे के पास चला जाता है। हल्की हल्की बूंदें हैं, किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा, कहीं फिर धारासार बरसने लगा तो बस। झरोके से हटकर मल्लिका के पास आ जाता है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मातुल मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। राजनीति में देखिए बहुत ही शानदार कथन है दोस्तों, ये आ सकता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। बहुत ही शानदार कथन मातुल का, ये सबसे बढ़िया कथन मैं आपको कहूँगा कि ये हो सकता है कि आ जाए। मल्लिका अप्रतिभ सी उसकी ओर देखती रहती है। पूरी इसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे और इसको प्रश्नोत्तरी से ही दोस्तों उधेड़ करके रख देंगे। तो आप बिल्कुल लगातार बने रहिएगा। मल्लिका परंतु समाचार क्या है? मातुल समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है? वैसे ही अप्रतिभ सी आसन पर बैठ जाती है। अब पुणे उज्जैनी चले गए हैं? मातुल नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चला जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। तो ये भी देखिए बहुत अच्छा कथन है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया या नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया है। मल्लिका आसन से ग्रंथ उठाकर वक्ष से लगा लेती है। मल्लिका नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय से स्वीकार नहीं करता। मातुल मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी झूठा हूँ, यह तो ठीक है। बैशाखी पटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठी रहती है। मल्लिका नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासनभार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की, क्योंकि मिलने के लिए आया ही नहीं। ग्रंथ को हाथों में लिए जैसे अभियोगपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। ग्रंथ को घुटनों पर रख लेती है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे? ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्विग्न दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं?
मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती है। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे लिए अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल क्या हूँ, विशेषण हूँ। तो यहाँ से कथन आ सकता है कि मैंने अपना नाम खो करके विशेषण उपार्जित किया है। तो ये मल्लिका का स्वयं से स्वैगत कथन है। तो यहाँ ना इस बात का मतलब ये है कि भाई ये सीधे सीधे क्या है, वेश्या के तौर पर या वेश्या के तरह जीवन जीने को मजबूर हो गई है। कि मेरे जीवन में देखिए अभाव की कितनी जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर के एक विशेषण क्या कर लिया है, उपार्जित कर लिया है। अब मैं केवल क्या हूँ, एक विशेषण हूँ। किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है। तो देखिए क्या कहते हैं, व्यवसायी कहते थे कि उज्जैनी में क्या है, अपवाद है। वारांगना कहते हैं दोस्तों वेश्याओं से, कि सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। तो क्या बन गई है भैया, जो मल्लिका है वो वारांगना यानी वेश्या बनने को मजबूर हो गई है। मैं आज भी उसी पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। कोहिनियाँ आसन पर रखकर बैठ जाती है और ग्रंथ हाथों में उठा लेती है। नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है कि जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। सौ सौ गुणों में भी नहीं छिपता, नहीं छिपता ही नहीं। सौ सौ गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। तो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, दरिद्रता है, वो कभी भी छिपती नहीं है। तो दरिद्रता इतनी हो गई है, जिसकी जो झांकी कौन दिखाती थी, अंबिका दिखाती थी कि भाई जब तुम्हारे लिए रोटी का सवाल होगा तब तुम क्या करोगी। बोलती बोलती और अंतर्मुख हो जाती है, परंतु मैंने यह सब सह लिया इसीलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी। और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। बिजली कौंधती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गर्जन कर रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु पुनः बिजली कौंधती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है और ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास क्षत विक्षत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में ही खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द से उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है। मल्लिका जड़ सी उसे देखती रहती है। कालिदास संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूं। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है। और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो, मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ आती है। मल्लिका, आश्चर्य, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हो और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ
कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। बहुत भीग गए हो, मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं हैं, पर मैं कालिदास, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इस तरह भीगना भी क्या हो सकती है, जीवन की महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद में क्या कर रहा हूँ, भीगा हूँ, वरना राजा बन गया था भाई। तो अब भीगने का ही क्या है। जो बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, हम तुम छोटी छोटी जिन चीज़ों से हमें दिक्कत होती है, बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या हो जाते हैं, तरस जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। अभी सूखना नहीं चाहता, चलते चलते बहुत थक गया हूँ, कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई है। मल्लिका उसके और पास चली जाती है। मल्लिका, बहुत थक गए हो। थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो। यह घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान, पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तो देखिए, कहीं किसी चीज़ को छोड़ करके यदि हम आगे निकल जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हम लौट भी जाएं तो शायद उसी तरह की हमें चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये ज़िंदगी में दोस्तों होता नहीं है। तो इसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। चारों ओर देखता है, तुमने तो सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया है। यदि तुम बदलोगे तो जहाँ जिस चीज़ को छोड़ कर के आए हो वो भी बदलेगी। मल्लिका, मैंने नहीं बदला। अभी मान लीजिए आप बहुत कुछ तैयारी करते हैं, लेकिन एक दिन आप जो सोचते हैं कि मैं छोड़ दूं, फिर 6 साल बाद आपने सोचता है कि मैंने जो तैयारी की थी उन्हीं किताबों से मैं क्या कर लूँ, एग्ज़ाम पास कर लूँ। तो ये नहीं होगा, क्योंकि पेपर पैटर्न है, सारा कुछ है वो बदल चुका होता है। कालिदास उसकी ओर देखता है, फिर ठहरने लगता है। कालिदास, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका उसके पास आ जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और मतलब मल्लिका है वो भी अपरिचित लग रही है। उसकी आंखों में देखता है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई है। मल्लिका, थके हो, बैठ जाओ, आंखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मल्लिका, आर्य मातुल से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उन सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। काश कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में आत्मीयता थी, वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। फिर प्रकोष्ठ में आसपास देखता है, कुंभ, बाघ छाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आऊँ, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है, पर वह उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। ये और कोई नहीं, ये होता है विलोम होता है। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद। कालिदास, कौन था यह। कहा है ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है।
तो ये किसका रूप था दोस्तों? ये था हमारे विलोम का। मल्लिका तुम थके हुए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ नीचे बैठ जाती है। कालिदास मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। बाहें पीछे की ओर फैल जाती हैं और आंखें छत की ओर उठ जाती हैं। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भत्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। तो देखिए ये क्या है, सबसे बड़ी बात आ रही है कि जब हम अभावों के जीवन से एकदम निकलते हैं और हमें बहुत कुछ एकदम से ऐसा मिल जाता है, तो हम बिल्कुल क्या है, सब कुछ भूल ही जाते हैं, उसी में मग्न हो जाते हैं। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। आंखें मल्लिका की ओर झुकाती हैं। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। होठ काटकर उठ पड़ता है और झरोके के पास चला जाता है। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कभी कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गईं, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता है, मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पालूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया, और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। तो देखिए बहुत ही ये दोस्तों ये जो संवाद है, ये पूरे नाटक की क्या है, जान है, जिसके ऊपर मोहन राकेश ने नाटक लिखा है कि इसी अंतर्द्वंद में मानव है वो रहता है, जो कालिदास बता रहा है। क्षण भर वह चुप रहता है, फिर टहलने लगता है। कि आदमी क्या है, बहुत कुछ इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वह दूसरों को दिखाना चाहता है। कुछ उसकी कुंठाएं होती हैं, कुछ उसके धिक्कार भाव होते हैं, कुछ लोग उसे सताते हैं, ताना मारते हैं, तो वो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ ऐसा छोड़ जाता है अपने आप का, जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसमें उसका मन लगता है। लेकिन बहुत उसका क्या है, नकली जीवन है वो जीता है, केवल अहंकार के वशीभूत होकर के। ठीक है, लेकिन उसका उसमें जो आदमी उसको अपने आप को उस जीवन में ढाल लेता है बिल्कुल, तो वो तो सक्सेस हो जाता है, उसे तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर आदमी है वो ढाल नहीं पाता है, तो उसके मन में द्वंद्व है वो क्रिएट हो जाता है, और ये द्वंद्व ही उसको मार करके रख देता है। तो ये हर किसी आदमी के अंदर होता है। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। तो लोभ होता है, आदमी को लालच होता है, कुछ दिखाने की भावना होती है, प्रतिशोध लेना होता है। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी।
मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी, देखिए ये संवाद यहाँ से आ सकते हैं कालिदास के। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था, मैं जानता था कि तुम पर उसकी क्या प्रक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे, फिर भी उस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा। और मैं यह आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कहूँगा कि मैं तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूँगा। यह नहीं सोचा था कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है कि कालिदास सोच रहा था कि भाई आज में क्या है, परिवर्तन मेरे अंदर हो गया, लेकिन मैं बदल लूँगा तो मैं मल्लिका के पास जा सकता हूँ। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मल्लिका के अंदर भी क्या हो गया है भाई, परिवर्तन हो गया है, वहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो भी बदल गई हैं। फिर झरोके के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही क्या था, संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की थी। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हो सकी, नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है और मल्लिका दोनों हाथों में मुंह छिपा लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि मल्लिका मुंह से हाथ उठाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मल्लिका वह सूत्र कभी नहीं टूटा उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोने से उठा लाती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? देखिए आज की तरह नेट इंटरनेट तो होता नहीं था, तो वहाँ पर क्या है, उस समय प्रतिलिपियाँ बनाना भी हाथ से ही था और बहुत बड़ा टेढ़ा काम था, तो इसलिए उसको भी क्या है, विशेष आग्रह से मंगाना पड़ता था। मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं? कालिदास, और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं। मैंने कहकर मंगवाई थीं। वर्ष दो वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। कालिदास, और इनके लिए धन, वर्ष दो वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए आसन पर आ बैठता है। कालिदास, जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है। निश्वास छोड़ता आसन पर रखे ग्रंथ को उठा लेता है और उसके पन्ने पलटने लगता है, परंतु वर्ष नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी, कहूंगी इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए हैं। कालिदास पन्ने पलटता जाता है। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। अब देखिए क्या कौन सा महाकाव्य लिख रहा है। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं। तो क्या है कि उन पन्नों को देख करके मल्लिका है वो रोती रहती थी। पानी की बूंदें पड़ी हैं जो निसंदेह है वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ स्वेद कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग
इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और ये इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका। इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। तो देखिए यहाँ ये सबसे भावुक करने वाला यहाँ पर कालिदास का संवाद है। ग्रंथ रख देता है, इन पृष्ठों पर अब नया क्या लिखा जा सकता है। उठकर झरोके के पास चला जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता रहता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ आता है। परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है, हम फिर अथ से आरंभ कर सकते हैं। तो अब दोबारा से क्या है, अपने जीवन की शुरुआत मल्लिका के साथ में करने की बात कहता है। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उसे जाते देखता है। कालिदास मल्लिका। मल्लिका रुककर उसकी ओर देखती है। किसके रोने का शब्द है यह? मल्लिका, यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है, फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ड्योढ़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है, वस्त्र कीचड़ से लथपथ हैं, वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए तो फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता। आज का दिन ही ऐसा है कि। कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। ना जाने आँखों को क्या हो गया है, कभी अपरिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित सी नहीं लगती। ये कथन आ सकता है, अब यह इतनी परिचित आकृति है कि मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा हंस उठता है। तो तुम हो, तुम गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी, आओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझी से घृणा है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तो देखिए यहाँ से भी संवाद है, ये आ सकता है कि इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं, फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इस घर में भेंट हुई थी और आज भी यहीं हुई है। आज भी यही हुई है, परंतु सच मानो यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी जाते हो हमारी भेंट यहीं होती। मल्लिका की ओर मुड़ता है। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए और उस आतिथ्य ना हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें कितनी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं हैं, किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं हैं। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है। मल्लिका आर्य विलोम। विलोम हंसता है। विलोम, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखोगे?
कालिदास यहाँ से चले जाओ विलोम, चला जाऊं, हंसता है। इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं, हंसता है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति नहीं है, तुम ही तुम हो, कोई नहीं है, परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। देखिए यहाँ से कथन आ सकता है, वह धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है, तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। यानी कि विलोम है वो अपने लिए कह रहा है कि तुम समझते कि तुम्हारे लिए समय तो क्या है, मेरे पास भी आया तो मुझको भी उसने अधिकार दिए हैं, मुझको भी मल्लिका के साथ रहने का उसने क्या दिया है, अधिकार दिया है। अब तुम चाहते थे कि भाई मैं ही रहूं, लेकिन अब तुम्हें दिक्कत हो रही है। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊं, मैं चला जाता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ पर अतिथि हो, और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता है, द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका आतिथ्य में कोई कमी ना रहे, जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं। अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका क्या सोच रही हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और अश्व अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था, तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती है। और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखरों की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियाँ भी वैसी ही हैं। मल्लिका और की वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है, परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहाँ से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहाँ से ग्रंथ उठा लेता है, परंतु यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अत से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास निश्वास छोड़ता है। कालिदास, मैंने कहा था कि मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, यानी मेरी इच्छा थी, द्वंद्व की वजह से मैं चाहता था कि वहाँ से भाग करके यहाँ आ गया, ठीक है, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मल्लिका, क्योंकि फिर अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। भाई शायद मैं आज से शुरू कर सकता था, लेकिन समय ने मेरी प्रतीक्षा ही नहीं की। बिजली चमकती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है, फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता सा वहाँ रुका रहता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए अंदर आती है और कालिदास को ना देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। कालिदास उसी तरह झरोखे के पास से आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को देखकर जैसे वहीं जकड़ जाती है, फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साठ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। यानी कालिदास है तीसरे अंक में भी अब क्या है, वो छोड़ करके मल्लिका को चला जाता है। तो ये दोस्तों हमारा रहा आषाढ़ का एक दिन। इसकी भूमिका है, विश्लेषण है, आलोचनात्मक विश्लेषण प्रसिद्ध नाट्यकर्मी नेमीचंद्र जैन का।
वो मैंने आपको PDF है वो आप भेज दी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जिन्होंने आधुनिक हिंदी नाटकों की शुरुआत का सूचक है इसको कहा है, यथार्थवादी नाटक इसको कहा है। तो इस प्रकार क्या बात है, एक एक डेढ़ पन्ने का है। तो आशा करता हूँ कि आपको एक क्लास है पसंद आई होगी। कोई भी दोस्तों गलती हुई है तो आप उसको कमेंट में जाकर के बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो भी आप कमेंट करिएगा। जितना आप उत्साहवर्धन करेंगे, आपकी चीज़ों को जो भी रचनाएं होंगी उनको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास थोड़ा सा रहेगा। अभी तो क्या है, एक एक वीडियो आ रही थी, आगे आपको दो दो वीडियो हैं, थोड़ा सा मिलता रहेंगे, समय की सीमाएँ थी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।